जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि TFSA टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। TFSA अकाउंट जो है वो टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है, एज अ नेम सजेस्ट, जिसमें अगर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आप पैसा सेव करते हैं और वो पैसा जब इन्वेस्ट होता है उस इन्वेस्टमेंट पे जो कैपिटल गेन आता है उस कैपिटल गेन पे या उसके डिविडेंड्स पे टैक्स लागू नहीं होता। अच्छा, कनाडा में टैक्स रेट जो है वो नॉर्मली बहुत हाई होता है क्योंकि आपको और बहुत से बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, लाइक एजुकेशन, लाइक मेडिकल एंड ऑल। इस वजह से कनाडा एज ए कंट्री हैज़ हाई टैक्स रेट्स। तो अगर आप जो भी अपनी सेविंग TFSA में कर रहे हैं वो अगर आप TFSA में ना करें और किसी बाहर के अकाउंट में करें तो आपको उस कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा। वो जो डिविडेंड इनकम है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, डिविडेंड इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने मार्जिनल टैक्स रेट पे। ये सारे टैक्स रेट्स पे और टैक्स ब्रैकेट्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि सब होते क्या है। और इसीलिए बहुत लाजमी है कि अगर आपको इस वीडियो से कोई थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाएं बेल आइकन के साथ, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी वो वीडियो या इस जैसी और भी वीडियो जो है इस चैनल पर आए। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ जो है वो कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्टेनिंग टू सेटलिंग इन कैनेडा, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका, इमिग्रेटिंग टू नॉर्थ अमेरिका, इमिग्रेटिंग टू कैनेडा एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो भी आप सेविंग अपने नॉर्मल ब्रोकर या नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो भी डिविडेंड इनकम आएगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स रेट जो होगा वो मार्जिनल टैक्स रेट होगा। मार्जिनल टैक्स रेट होता है आपका जो हाईएस्ट ब्रैकेट होता है। सो लेट्स से अगर आप $100,000 कमा रहे हैं, अगर आप $100,000 कमा रहे हैं और $100,000 के ऊपर आपको $1 एक्स्ट्रा कमाने पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स उस डिविडेंड इनकम पे लागू होगा और वो टैक्स सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज वो हाईएस्ट ब्रैकेट होती है। जैसे आपकी इनकम बढ़ रही होती है आपके ब्रैकेट्स बढ़ते जाते हैं। सो एक्स्ट्रा $1 कमाने में आपको जो ब्रैकेट हिट होता है वो मैक्सिमम ब्रैकेट होता है या हाईएस्ट ब्रैकेट होता है आपकी इनकम लेवल के लिए। कहने का मकसद ये है कि आप अगर TFSA में इन्वेस्ट नहीं करेंगे सेविंग और वही सेविंग किसी और नॉर्मल अनरजिस्टर्ड अकाउंट में सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे, उस पर जो डिविडेंड इनकम है या उस पर जो कैपिटल गेन है उसमें मार्जिनल टैक्स रेट लग रहा होगा जो कि बहुत हाई होगा। सो ज़रूरी है कि अगर आपने कुछ भी सेव करना है वो आप पहले TFSA अकाउंट में सेव करें इससे पहले कि और उसकी लिमिट मैक्सिमाइज़ करें। और लिमिट के बारे में भी बात करूंगा कि लिमिट्स क्या होती हैं TFSA की, बट पहले TFSA अकाउंट में इन्वेस्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट। अच्छा, नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और भी कुछ रजिस्टर्ड अकाउंट हैं जैसे कि RRSP, DCPP, RESP जिनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, सब अकाउंट्स के डिफरेंट फ़ायदे हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, आप स्ट्रेटेजिकली डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, मुझसे जब भी पूछा जाता है कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में एक शॉर्ट समरी अगर दी जाए कनाडा में, तो आपको अगर इन 4 अकाउंट्स के बारे में पता है तो आपको 80% और आई वुड से इवन 90% ऑफ पर्सनल फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में आपको समझ आ जाएगा और आप उसको एस कर सकते हैं इन कनाडा। ये अकाउंट जो कि DCPP, RRSP, RESP, TFSA है, इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सबके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स, नुकसान क्या है, उन चारों में सबसे अच्छा जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है। तो उसके लिए देयर इज़ अ वीडियो, आई विल लीव द लिंक हियर और मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में भी उसका लिंक छोड़ दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन समरी TFSA में आप जो भी सेविंग करते हैं और उस सेविंग पे जो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैपिटल गेन होता है या डिविडेंड इनकम आती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, विच इज़ अ ह्यूज रिलीफ। तो नाउ लेट्स गो इनटू द की रिक्वायरमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ TFSA। अच्छा, पहला है एलिजिबिलिटी। आप TFSA अकाउंट कभी भी खुलवा सकते हैं। आपको कैनेडियन रेजिडेंट होना लाजमी है, टैक्स रेजिडेंट, और आपके पास सिन नंबर होना लाजमी है, जो कि अगर आपके पास सिन नंबर होगा तो आप टैक्स रेजिडेंट बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप नए नए इमिग्रेंट आते हैं तब आप उस साल टैक्स रेजिडेंट नहीं होते। आप टैक्स रेजिडेंट तभी बनेंगे जब आप अपना टैक्स रिटर्न एक बार फाइल कर लेंगे। सो यू हैव टू वेट फॉर योर फर्स्ट टैक्स रिटर्न टू बी फाइल्ड। टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप अपना TFSA अकाउंट ना खुलवाएं, पहले अपना टैक्स रिटर्न एक बार फाइल कर लें। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे तो उसी टैक्स रिटर्न के रिजल्ट में जब आपको CRA जो है वो आपका टैक्स रिटर्न देगा तो बता देगा कि इतनी आपकी अगले साल की या उस साल की लिमिट है फॉर इन्वेस्टिंग इन TFSA अकाउंट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा पैसा जो है वो TFSA अकाउंट में डाल दें, ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज अदरवाइज अगर कोई लिमिट नहीं हो तो इसका मतलब सब लोग जो है वो TFSA में पैसा डाल लेंगे अपना और उस पर जितना भी कैपिटल गेन है, डिविडेंड इनकम है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा और गवर्नमेंट को जो है नुकसान होगा और टैक्स नहीं कमा सकेगी। तो गवर्नमेंट ने एक छोटा सा बेनिफिट दिया हुआ है जिसमें एक थोड़ी सी लिमिट आपको हर साल दे देते हैं कि इतना मैक्सिमम आप इसमें पैसा डाल सकते हैं जिस पे आपको कोई टैक्स लागू नहीं होगा और आप उसको टैक्स फ्री ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका और भी बड़ा बेनिफिट है क्योंकि ओवर द लॉन्ग रन जो असल बेनिफिट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से होता है वो कंपाउंडिंग के थ्रू होता है। सो शुरू में तो आप अपनी जो सेविंग कर रहे होते हैं वो सेविंग इंपॉर्टेंट होती है, सेविंग जो है वो भी ग्रो कर रही होती है, बट उसकी ग्रोथ कम होती है। बट कंपाउंडिंग में ज़्यादा बेनिफिट होता है टाइम का। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, द पोर्शन ऑफ द मनी दैट यू हैव मेड टुवर्ड्स द एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्रू कंपाउंडिंग इज फार बिगर
वर्सेस जो पैसा आप अपने जेब से सेव कर रहे होते हैं। सो लॉन्ग रन में इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुरू में तो आपको टैक्स सेविंग मिल रही होगी, बट वो आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, इतनी मेजर नहीं लगेगी, इतनी बड़ी नहीं लगेगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका कंपाउंडिंग बेनिफिट होता है विच इज़ ह्यूज। एनीवेज, कमिंग बैक, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप टैक्स रेजिडेंट हों और आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा प्रोवाइड करेगी कि ये आपकी जो है TFSA की लिमिट है। अच्छा, इस TFSA की लिमिट हर साल चेंज होती रहती है। इट यूज टू बी अराउंड $5,000 व्हेन आई केम टू कनाडा, फिर 5,500 हो गई, 6,000 हो गई, और अभी करंटली इट्स 6,500। यहाँ यू कैन सी द चार्ट जहाँ सारी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ आ रही हैं TFSA की, अब लिमिट्स आ रही हैं TFSA की इन द हिस्ट्री। सो एसेंशली यू कैन एक्सपेक्ट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ने अलॉट की है TFSA में इन्वेस्ट करने की, वो बढ़ती रहेगी। अच्छा, यहाँ ज़रूरी है कि मेक श्योर यू डोंट एक्सीड द लिमिट इवन बाय $1। $1 भी ज़्यादा डालने से गवर्नमेंट आपको पीनलाइज करेगी, तो यू डोंट वांट टू बी पीनलाइज बाय दिस। सो मेक श्योर यू मैक्सिमाइज योर लिमिट बट डोंट क्रॉस द लिमिट, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है वो नुकसान होता है। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा पैसा डालेंगे तो इसका मतलब आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं जो कि गवर्नमेंट वो टैक्स अर्न कर सकती थी, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप वो एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट लें, तो आपको पेनल्टी लगेगी अगर आप जो है TFSA की लिमिट एक्सीड करेंगे। तो किसी भी साल में TFSA की लिमिट आप एक्सीड ना करें। अच्छा, इसमें एक और सवाल आता है कि TFSA अकाउंट खुलवाएं कहाँ और कैसे। इसका जो सबसे सिंपल तरीका है वो आप अपने बैंक के पास खुलवा सकते हैं, बट बैंक के पास खुलवाने की थोड़े से चैलेंजेस ये हैं कि बैंक की जो इन्वेस्टमेंट फ़ीस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स हैं। इसलिए अच्छा है कि आप कोई ब्रोकर ढूंढें और ब्रोकर के साथ खुलवाएं। जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ वो क्वेस्ट्रेड है, और अगर आपने क्वेस्ट्रेड ही यूज़ करना है, जिसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्पेशली US स्टॉक्स जो है वो भी अलाउ करता है। तो आप जो है वो प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो बेनिफिट भी होगा सर्टन डॉलर्स का, विच विल कम इनटू योर अकाउंट ऑटोमेटिकली। आई विल लीव द लिंक और आई विल लीव दैट प्रोमो कोड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो दैट यू कैन यूज़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग TFSA अकाउंट इन क्वेस्ट्रेड। सो क्वेस्ट्रेड ब्रोकर का फ़ायदा ये है, या किसी भी ब्रोकर का फ़ायदा ये है कि उनकी इन्वेस्टमेंट फ़ीस बहुत कम होती है। चूँकि उनकी इन्वेस्टमेंट फ़ीस बहुत कम होती है, सो यू कैन ट्रेड ईजीली। कमर्शियल बैंक्स के साथ खुलवाने का नुकसान ये है कि द ट्रेडिंग फीस आर वेरी हाई। मैंने इनिशियली जब मैं कनाडा में आया था, मैंने कमर्शियल बैंक के साथ खुलवाया था अकाउंट इन द फर्स्ट ईयर, एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एवरी टाइम इन्वेस्ट इन न्यू शेयर ऑन न्यू ETF। और मेरी चूँकि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की अप्रोच होती है, मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक्स खरीदता रहता हूँ, हेंस इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं जो हूँ ऐसा अकाउंट मेंटेन करूँ जहाँ फीस कम से कम हो। सो क्वेस्ट्रेड इज़ वन ऑफ दोज ब्रोकर्स विच विल अलाउ यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, इसकी जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होती हैं TFSA में। सो TFSA अकाउंट में जो आपने पैसा डाला है वो आप सेविंग अकाउंट्स में भी डाल सकते हैं, उसमें GICs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, ETFs में कर सकते हैं। It depends on you. And as I said, Questrade even allows you to invest in New York Stock Exchange. So for me, it was important कि मैं ना सिर्फ कनाडा में इन्वेस्ट करूं, but US मार्केट में भी इन्वेस्ट करूं. By the way, उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे as a new immigrant, what kind of investment strategy you should be maintaining or having, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अदरवाइज, hence as I say, it's very important कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें along with the bell icon, ताकि जैसे ही वो वीडियो या जैसी सिमिलर वीडियोस आए तो आप नोटिफाई हो जाए। Anyways, the next one is withdrawal rules. Unlike the other accounts जो कि DCPP, RESP, RRSP, TFSA is one of the best accounts जिसके withdrawal rules जो हैं वो बहुत आसान है। इसीलिए अमूमन अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए, अगर कुछ ऐसा पैसा आपने इन्वेस्ट करना है जो आप कह रहे हैं मुझे अगले 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, इवन अगले कुछ महीनों में चाहिए, तो TFSA इज़ द बेस्ट प्लेस टू पार्क दैट मनी और सेव दैट मनी और इन्वेस्ट दैट मनी। सो लेट्स से आप कहते हैं मेरे पास कुछ पैसा है, मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर थोड़े अरसे के लिए, बिकॉज मुझे अगले 2-3 साल में चाहिए होगा, बिकॉज लेट्स से आई वांट टू बाय अ कार और आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ हाउस और एनी अदर इन्वेस्टमेंट दैट आई वांट टू डू। तो TFSA जो है वो सबसे अच्छा व्हीकल इन सारे अकाउंट्स में, बिकॉज इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, आप आराम से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा है कि जब आप वो पैसा निकाल लेंगे तो आपकी लिमिट मेंटेन रहेगी। सो लेट्स से आपकी लिमिट ईयर 1 की $6,000 है, आपने जो है $6,000 इन्वेस्ट कर दिए। ईयर 2 में आपकी लिमिट जो है वो एक और $6,000 ऐड हो जाती है, तो आपने एक और $6,000 इन्वेस्ट कर दिया, अब आपने $12,000 इन्वेस्ट कर दिए। अब आप कहते हैं यार मुझे $12,000 निकालने हैं, तो आपने निकाल लिए। अब लेट्स से ईयर 3 में $6,000 और लिमिट बढ़ जाती है। नाउ यू कैन गो बैक एंड इन्वेस्ट $18,000। वो 12,000 जो आपने निकाले थे वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ईयर 3 में, और जो ईयर 3 की इंक्रीज लिमिट है वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और लिमिट को समझने का तरीका ये कि इस पर जो कैपिटल गेन हो रहा है, फॉर इंस्टेंस आपने 6,000 इन्वेस्ट किए, वो 6,000 जो है दूसरे साल में 8,000 हो जाते हैं, तो आप आराम से वो 8,000 निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 6,000 ही निकालने पड़ेंगे और बाकी वो 2,000 फंसे रहेंगे, आप पूरे 8,000 निकाल सकते हैं। हाउएवर, वापस डालते हुए आप सिर्फ 6,000 वापस डाल सकते हैं, क्योंकि लिमिट जो है वो उस साल की 6,000 ही है।
तो इवन इफ़ यू गॉट सम कैपिटल गेंस, वो कैपिटल गेंस को आप ले तो सकते हैं बट वापस इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो अपनी कोर इन्वेस्टमेंट रखे रहने देते हैं और जो कैपिटल गेंस आ रहे होते हैं उनको निकालते रहते हैं, जिस पे कोई टैक्स तो पड़ नहीं रहा होता। सो एवरी टाइम देयर मनी मूव्स फ्रॉम 6,000 to 8,000, वो कहते हैं यार ये पैसा मैं यूज़ कर सकता हूँ और इसको मैं निकाल लेता हूँ। और अदरवाइज यू कैन टेक आउट द एंटायर मनी एंड देन पुट मनी बैक इन जब आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं। अच्छा, अदर देन दैट व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज़, जो कि मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ, कि अगर आपने अपना TFSA अकाउंट मैक्सिमाइज कर दिया है और आप कह रहे हैं यार ये लिमिट तो बहुत कम है, ये तो ओनली $6,000 है और मेरे पास तो ज़्यादा पैसे सेविंग में पड़े हैं, स्पेशली बहुत से न्यू इमिग्रेंट्स जब आ रहे होते हैं वो बहुत सा सेविंग का पैसा अपना लेके भी आ रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास तो सिर्फ 6,000 की लिमिट आ रही है, मैं तो $6,000 तो इसमें डाल दूँ, बाकी पैसा तो मुझे नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट्स में ही सेव करना पड़ेगा जिस पे टैक्स लगेगा। सो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज़ यू कैन इन्वेस्ट इन योर वाइफ्स अकाउंट, और वाइफ को भी जो है वो 6,000 की लिमिट मिलेगी फॉर दैट ईयर जिसमें उन्होंने अपना टैक्स रिटर्न जमा किया। तो अगर आपके पास कोई सेविंग का पूल है तो आप जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ना सिर्फ अपना TFSA अकाउंट बट अपनी वाइफ का TFSA अकाउंट भी। और इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं जो कि एलिजिबल एज पे हैं जहां उनके भी टैक्स रिटर्न फाइल्स हो रहे हैं, तो आप उनके लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेक यूज़ ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि अमूमन आपके बच्चों के पास तो सेविंग होगी नहीं अपनी इन्वेस्ट करने की। यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर देम इन देयर अकाउंट्स जाके जहाँ पैसा बढ़ सके। अगेन इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डिसाइड बिटवीन योर फैमिली, बट इफ़ देयर आर मोर अकाउंट्स अवेलेबल टू यू, आपकी लिमिट काइंड ऑफ बढ़ जाएगी और आप वो सारा पैसा जो आपके पास कैश में पड़ा हुआ है या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट हुआ है जहाँ उस पर टैक्स लग रहा है, उस सबको आप TFSA में डाल सकते हैं। लास्टली, आपको अपने TFSA की जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट भी करनी होती है, टैक्स रिटर्न में। और उस पर टैक्स कोई नहीं लगता, बट CRA वांट्स टू नो एंड मेक श्योर कि आप अपनी लिमिट एक्सीड ना करें, और वो बैक चेक भी करते रहते हैं। और बैक चेक इसका अमूमन होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप क्वेस्ट्रेट के साथ या किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाएंगे तो वो हर साल जो है ऑटोमेटिकली आपके SIN नंबर के साथ CRA को रिपोर्ट कर देते हैं कि इस बंदे ने इस साल में इतना कंट्रीब्यूट किया है TFSA, एंड दैट इज़ द नंबर दैट CRA यूजेस टू से अच्छा ठीक है, लिमिट जो थी वो 6,000 थी, आपने 5,000 कंट्रीब्यूट किया है, तो अगले साल जो है 6,000 लिमिट आपको मिलेगी, प्लस जो 1,000 आपने यूज़ नहीं किया वो भी आपको मिलेगा, तो अगले साल की आपकी लिमिट हो जाएगी $7,000। सो यू कैन नॉट invest more than $7,000 in TFSA. So this is kind of how they decide, क्योंकि उनको जो है ब्रोकरेज फर्म्स खुद ही बता देती हैं कि आपके SIN नंबर के साथ एसोसिएटेड आपने कितनी TFSA में इन्वेस्टमेंट्स की है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है वो एक आहा मोमेंट हुआ होगा विद रिगार्ड्स टू नोइंग अबाउट द TFSA, कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा जो है वो टैक्स फ्री ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली इन अ कंट्री जहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है, विच इज़ लेट्स से अगर आपका मार्जिनल रेट जो है वो 40% है, तो जो डिविडेंड इनकम आप कमा रहे हैं उस पर 40% टैक्स रेट लग रहा है, प्लस जो कैपिटल गेन हो रहा है उस पर भी 40% टैक्स रेट टैक्स लग रहा है, जो कि एक्चुअली थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है बिकॉज कैपिटल गेन पे आपको 50% ऑफ द कैपिटल गेन इज ओनली टैक्सेबल, द अदर 50% इज़ नॉट, बट स्टिल आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर टैक्स पड़ रहा है बिकॉज आपका मार्जिनल टैक्स रेट यूजुअली बहुत हाई होता है कनाडा में। एनीवेज, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ है, आई एम श्योर यूल ऑल्सो लाइक अनदर वीडियो ऑन माई चैनल जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि RESP में इन्वेस्टमेंट की के क्या फ़ायदे हैं और उसमें आपको कैसे इन्वेस्ट करते ही 20% बेनिफिट या 20% रिटर्न मिलता है। 20% रिटर्न कमाना जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है इन एनी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, और अगर आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ आपको 20% रिटर्न मिल जाए, इट्स लाइक मैसिव। सो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, आई विल लीव द लिंक ऑफ दैट वीडियो हेयर। अदर देन दैट हमारे चैनल पे एक और वीडियो है जहाँ हम बात करते हैं कि कनाडा में बच्चों को रेस करने के क्या चैलेंजेस हैं, जिसमें मैं और मेरी वाइफ बतूल ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर। थैंक यू।